नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करने वाले हैं कल जो परीक्षा हुई है संयुक्त प्रवेश परीक्षा या जेट, उसके बारे में। दोस्तों काफ़ी सारा एक लंबा गैप पड़ गया था। शारीरिक स्थिति कह दीजिए, बीमारी से कह दीजिए, बहुत ज़्यादा अफेक्ट में हुआ था, जिस कारण मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो सका, आपके साथ अपने नए वीडियो साझा नहीं कर सका। उम्मीद करता हूं कि जो अब स्थिति मेरी हुई है उससे मैं बेटर फील कर रहा हूं, आप लोगों के साथ में वापस जुड़ पाऊंगा। तो आज से शुरुआत करते हैं हम कि जेट के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके आंसर कीज बहुत आ चुकी है। आंसर कीज मैं नहीं लाया हूँ, ये मान के चलिए। मैं लेकर आया हूँ उन क्वेश्चंस के विश्लेषण पूर्वक तथ्य जो आपको लगे कहीं कि हाँ हमें ध्यान रखने चाहिए। ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा जेट के स्टूडेंट्स के लिए, आईसीआर के स्टूडेंट्स के लिए, बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए, या यूपी कैडेट या और भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जिस भी तरह के एग्जामिनेशन हमारे एग्रीकल्चर के साथी, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। जेट का जो पेपर है बहुत अच्छे लेवल का पेपर रहा है इस साल, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वापस 1, 2, 5 भी रिपीट अगर होते हैं तो आपको ये होना चाहिए पता कि इसके क्या आंसर्स होंगे। देखिए बहुत आनंद फानंद में बहुत सारे वक्ताओं ने, बहुत सारे लोगों ने आंसर की अपनी अपनी डाली है। किसी भी स्टूडेंट को ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये करके आया हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, लेकिन फला इंस्टीट्यूट के फला यूट्यूब चैनल के सर ने या मैं खुद भी अगर कहीं बता रहा हूँ, हो सकता है गलत हो। क्यों? क्योंकि हर एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन के पूछने पे और उसके आपके मल्टीपल चॉइस होने पे उसके आंसर्स बदल जाते हैं। हम आगे इसकी बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जेईटी यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का जो एग्जामिनेशन 8 अगस्त को हुआ है उसके आंसर की पूर्णतया विश्लेषण के रूप में। आपको हर आंसर का विश्लेषण मिलेगा कि क्यों ये आंसर हो सकता है। क्योंकि जब तक जेट की एजेंसी, जो एग्जामिनेशन एजेंसी है श्रीकरनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, वहाँ से जब तक ऑथेंटिक आंसर की आपकी रिलीज़ नहीं होती है, उत्तर कुंजी रिलीज़ नहीं होती, तब तक आप किसी आंसर को श्योर नहीं मान सकते। लेकिन हम अजम्पशन कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। उससे पहले हम आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर की क्वालिटी वीडियोस आप तक लेकर आता हूं। वीडियोस भले लंबे हो, वीडियोस कम क्वांटिटी में आपको मिले, लेकिन जो भी वीडियो मिलेगा, जो भी टॉपिक मिलेगा, 101% गारंटी है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। भले आप जेट दें, बीएचयू दें, आईसीआर दें, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, डबलओ, एओ या किसी भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर वो पॉइंट आपके लिए, वो पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर बात करें पहले क्वेश्चन की कि पहला क्वेश्चन क्या था, तो समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो समान वर्षा के रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका था आइसोबार, सेकंड था आइसोहाइड्स, तीसरा था आपका आइसोहेल्स और चौथा ऑप्शन आपका था आइसोटेक। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो आइसोहाइड्स इसका सही आंसर जाने वाला है, इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। आधुनिक जैविक खेती का जनक किसे कहा जाता है? जहाँ तक आधुनिक जैविक खेती की जनक की बात आती है, बहुत सारे इसमें जो ऑप्शन है, पहला एच.एफ. किंग, दूसरा रुडोल्फ स्टेनर, तीसरा अल्बर्ट होवार्ड और चौथा रेचल लॉइस। इन चारों में से अल्बर्ट होवार्ड को जैविक खेती का या आधुनिक जैविक खेती का पिता कहा जाता है। उसके बाद बात आती है तीसरे क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? ये जो केंद्र है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये कहाँ पर स्थित है? तो इन ऑप्शंस में से गाजियाबाद सही जाएगा, क्योंकि ये दिक्कत यहाँ पे नहीं आई क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में कहीं फरीदाबाद नहीं दिया। दोस्तों हो सकता है जब भी एग्जामिनर एग्ज़ाम की दृष्टि से पेपर बना रहा हो तो वो ये ज़रूर ध्यान रखेगा कि बच्चे को कन्फ्यूज़ किया जाए। तो अगर फरीदाबाद आता है तो कन्फ्यूज़न के कहीं कहीं चांस बनते हैं, तो इसमें राइट जो आंसर जाएगा वो गाजियाबाद होने वाला है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करें तो आम की अंबिका किस्म किन 2 प्रजातियों का संकरण
उदाहरण है और ये क्वेश्चन हम CISS जब पढ़ रहे थे तब पढ़ चुके हैं, आम के जो पार्ट पढ़ रहे थे वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये किन दो क्रॉस से बनी है और कहाँ से ये निकली है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको फल विज्ञान के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आम के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों में आम की जो पूर्ण जानकारी आपको दे रखी है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है आम्रपाली इंटू CISH M5, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, तीसरा है नीलम इंटू CISH M1 और चौथा ऑप्शन है नीलम इंटू जनार्दन पसंद। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका बे राइट आंसर जाएगा आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद के क्रॉस से ये वैरायटी तैयार हुई है। अंबिका सन 2000 में इस वैरायटी को तैयार किया गया था और ये CISH नामक इंस्टीट्यूट से निकली हुई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अब उसके बाद बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो अमरूद का जो वानस्पतिक नाम है वो पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी बच्चे आनन फानन में गलती करके आए हैं जहाँ तक कल मेरी बात हुई है। तो इसके अगर ऑप्शन की बात करें, वाइटिस विनिपेरा, सीडियम ग्वाजावा, तीसरा अनानास कोमोसस और चौथा है पुनिका ग्रेनेटम। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो सीडियम ग्वाजावा इसका राइट आंसर है। वाइटिस विनिपेरा अंगूर का बोटनिकल नाम है, अनानास कोमोसस पाइनएप्पल का बोटनिकल नेम है और पुनिका ग्रेनेटम आपके अनार का बोटनिकल नेम है। उसके बाद बात करें छठे ऑप्शन की, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर यहाँ कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं बेंगलोर ऑप्शन में दे दिया जाता तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम विद्यार्थियों को हो सकती थी। और ये ध्यान रखा जाए कि आगे जो आने वाले एग्जामिनेशन हो सकता है ये क्वेश्चन वही हो, लेकिन रिपीटेशन में आपको ऑप्शन में एक बेंगलोर मिले। क्यों मिले इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। NDRI का पूरा वीडियो है, आप वहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, NDRI जो है इसकी स्थापना 1929 में बेंगलोर में हुई थी, लेकिन 1955 में इसकी जो है स्थानांतरण हो गया था। वो किस स्थान पर हुआ था? करनाल में हुआ था। तो इसने ये पूछा है, क्वेश्चन क्लियर है कि NDRI कहाँ स्थित है। स्थित का मतलब जहाँ पे वर्तमान में है, तो ये करनाल हरियाणा में है। अगर पूछ लिया जाए कि स्थापना कहाँ हुई थी, तब वहाँ जाके आपको बेंगलोर करना था। अगर ऑप्शन आता है तो अगर बात करें हम सातवें क्वेश्चन की, पूछा जाता है कि यदि अनुपूरक आहार में क्रूड फाइबर कितने % से अधिक हो तो यूरिया की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन है 18%, 25%, 7% और 13%। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो 18%। अगर आपका क्रूड फाइबर है आपके राशन में, पशु के राशन में, तो आपको अलग से यूरिया सिफारिश नहीं करना चाहिए। उसके बाद आती है आठवें क्वेश्चन की बात, ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स की स्थापना जो है कब हुई थी। ऑप्शन आपके 1974, 70, 1872 और 1972 है। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो 1972 आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद बात करें नौवां क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चावल का खेरा रोग किसने खोजा। अब देखिए, या तो क्वेश्चन ये इस तरह से पूछ लिया जाए कि चावल का खेरा रोग किससे होता है, या जिंक की कमी से चावल का में कौन सा रोग होता है, या कौन सा काई के विकार होता है, किसने खोजा था। तो डॉक्टर YL नेने नाम से एक साइंटिस्ट है, इन्होंने चावल में खेरा रोग की जो खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर है दे YL नेने जाने वाला है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में सर्वाधिक मोठ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। जहाँ तक बात की जाए मोठ की, आपको पता है जड़िया, ज्वाला, ये सारी की सारी जो किस्में हैं जोबनेर से रिलीज हुई किस्में हैं, लेकिन क्योंकि ये शुष्क सहनशील किस्में हैं, तो इन सभी राज्यों में से अगर बात की जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक मोठ का उत्पादन करता है, तो सर्वाधिक मोठ उत्पादन करने वाला राज्य जो है राजस्थान है। उसके बाद बात की जाए कि इस मोठ का यूटिलाइजेशन किस में होता है, जो बीकानेरी भुजिया जो बनता है उसमें कई हद तक आपके बेसन के साथ साथ मोठ के आटे का उपयोग किया जाता है, जिससे वो क्रिस्पी होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से तीनों प्रकार की सुषुप्ता अवस्था किसमें पाई जाती है, और बात आती है कि ऑप्शन क्या क्या है, जंगली धान, जंगली जई, जंगली ज्वार और बे या से दोनों। तो अगर हम बात करें सुषुप्ता अवस्था, हमने पिछले ही कुछ वीडियो में पढ़ी थी जब हम सीड पढ़ रहे थे कि किस किस प्रकार की सुषुप्ता अवस्थाएं पाई जाती है। तीनों प्रकार की सुषुप्ता अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। तो ऐसी सुषुप्ता अवस्था, ऐसा कौन सा पौधा है या वीड है जिसमें ये तीनों प्रकार की पाई जाती है, तो जंगली जई एक ऐसा पौधा है जिसमें ये तीनों प्रकार की सुषुप्ता अवस्थाएं पाई जाती है।
उसके बाद बात करें कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली जो केले की किस्म है वो कौन सी है, तो ऑप्शन में नेंद्रोन, बेपुवन, तीसरा ड्वार्फ कैवेंडिश और चौथी जो है ग्रांड नेने। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ड्वार्फ कैवेंडिश ऐसी वेराइटी है जो सर्वाधिक प्रोडक्शन देती है इन टर्म्स ऑफ इंडिया, भारत की अगर बात की जाए। अगला जो क्वेश्चन है बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन वही बात वापस की है एग्जामिनर ने आपको कन्फ्यूज करने के लिए। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो मल्टीपल चॉइसेस देने थे वो अच्छे दिए हैं, उनमें कहीं कंफ्यूज नहीं किया। पहला भिंडी, दूसरा पत्ता गोभी, तीसरा मिर्च और चौथा लोबिया। अगर यहाँ पे कहीं टमाटर ऐड कर दिया जाता तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वर्षा उपहार जो किस्म है वो भिंडी की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो सेम नाम की इसकी क्रॉप्स हैं उसकी भी। अगर बात आ जाए वर्षा उपहार तो आपको पता चल ही गया है कि भिंडी की किस्म है। उसके बाद बात करें पुष्पा उपहार तो ये आपकी टमाटर की किस्म है, और तीसरी बात आ जाए पंत उपहार तो ये आपके मटर की किस्म है। ये तीनों किस्में जो उपहार, इनका पीछे जो वर्ड लग रहा है वो उपहार है, लेकिन आगे कुछ कंफ्यूजन है। वर्षा उपहार भिंडी, पुष्पा उपहार टमाटर और पंत उपहार आपका मटर। ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें चौथी की ओलियोरेजिन किससे प्राप्त होता है, हमने ये वीडियो बना रखा है कि किससे क्या प्राप्त होता है या कौन सा केमिकल किस में पाया जाता है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो ऑप्शन आपका ए टमाटर, टमाटर से ओलियोरेजिन नहीं पाया जाता, इससे लाइकोपिन निकाला जाता है। प्याज में भी ओलियोरेजिन नहीं होता। अदरक में जिंजबेरिन नाम से एक तत्व पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका मिर्च से ओलियोरेजिन प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मिर्च होने वाला है। अगली क्वेश्चन की बात करें कि सामान्य दूध के वसा के रख रखाव के लिए कुल राशन में एनडीएफ कितना होना चाहिए। अब देखिए इसके अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर की जारी करने वाले व्यक्तित्व अलग अलग आंसर्स बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो 36% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी गाय या भैंस के नॉर्मल फैट को कंटेंट रखना है, मेंटेन रखना है, तो जो एनडीएफ की जो वैल्यू है वो 26 से 28% से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम बात करें कि 26 से 28% से कम नहीं होनी चाहिए, तो आपका जो आंसर है वो इसके जो समान या इसके आसपास जो है 36, यानी 28 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 36 के आसपास आपकी ये वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। देखिएगा अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के कंफ्यूज हुए हैं। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड ने एक बार एग्जाम में पूछा है, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने एक बार पूछा है, जेट और आईसीआर में इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है। अब इसके ऑप्शन देखिएगा, भेड़, भैंस, बकरी और गाय। अब क्या दिक्कत आती है कि ऑप्शंस जो दो हैं, भेड़, बकरी और गाय, ये तो अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रह जाता है कि बफेलो। क्यों? क्योंकि भदावरी जो नस्ल है उसमें 13% फैट पाई जाती है लगभग। लेकिन अगर हम बात करें, हम दूध पढ़ें और नॉर्मल दूध पढ़ा जाए, तो जो भैंस का जो फैट कंटेंट होता है वो भेड़ यानी सिप के दूध के फैट कंटेंट से थोड़ा सा कम होता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में भी पूछा हुआ है। बहुत सारे लड़के वहाँ भी गलत करके आए थे, लेकिन हमें ये गलत नहीं करना है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो भेड़ जाने वाला है। अब हम इनकी एक एक वैल्यू की बात करेंगे कि क्यों जाने वाला है। अगर भैंस की बात करें तो 7.3% फैट होता है इसके दूध में। भेड़ की बात करें तो 7.9% फैट होती है। बकरी में 4.25% फैट होती है, और अगर बात की जाए गाय की तो 3.5% फैट होती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कुछ बच्चे इसको भैंस करके आ रहे हैं, कुछ कंटेंट कहीं से लिखा जा रहा है कि भैंस ही होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि आगे ये दो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भेड़ इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि इसमें इसके दूध में 7.9% वसा पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, गेहूँ में FIRB मेथड, फरो इरीगेटेड राइस बेड मेथड जो होता है, उसकी जो सीड रेट क्या है किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो इसका जो राइट आंसर जो होने वाला है वो 75 kg पर हेक्टेयर इसकी बीज दर रहेगी, अगर आप कौन सा मेथड लेते हैं, FIRB मेथड लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो लेथाइरस में BOA जो हार्मफुल रसायन होता है, उसकी जो सुरक्षित सीमा है वो क्या होनी चाहिए। तो इन ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो
लेस देन 0.2% अगर आपका बोआ रहता है या BOAA की मात्रा रहती है तो वो ह्यूमन बींग्स या मानव के लिए वो लाभदायक है या सुरक्षित है। उसके बाद अगर बात की जाए अवांछनीय, परेशानी या मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को क्या कहते हैं। अब देखिए कहीं कहीं बार क्या होता है कि आपके हिंदी में पढ़ने से आपको समझ में नहीं आता है, इंग्लिश के यहाँ पे अगर आपने आंसर्स पढ़े तो आपको समझ में आएगा। सापेक्ष खरपतवार, पूर्ण खरपतवार और अगला आता है विषैला खरपतवार और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसको मैंने रेड मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप विषैले खरपतवार के नाम से पढ़ने जाएंगे तो आपको ये शायद समझ में आए। लेकिन नॉक्सियस वीड जो अवांछनीय है, परेशानी से कंट्रोल में आते हैं, मुश्किल से, यानी आप यूँ देख लीजिए कोई फसल में आपका कांटे वाला खरपतवार है, अब आप फसल नहीं काट सकते, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आती है, तो ऐसे वीड क्या कहलाते हैं, नॉक्सियस वीड कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, और आम की बीज रहित किस्म ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सिंधु इसकी सीडलेस किस्म कही जाती है जिसमें बहुत छोटा ने के बराबर गुठली होती है या स्टोन होता है। अगला क्वेश्चन है मूली की बीज दर kg पर हेक्टेयर क्या होनी चाहिए, तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 9 से 12 किलो वो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें एशियन की तो 8 से 10 किलो और अगर यूरोपियन मूली की बात करें तो 10 से 12 किलो सीड रेट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर ऑप्शंस की बात करें तो 9 से 12 किलो इसका राइट आंसर जाने वाला है, कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अनार की रोपण दूरी या प्लांट ज्योमेट्री, पौध ज्यामिति की बात की जाए कि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी क्या रहेगी, तो 5 × 5 मीटर इसकी पौध ज्यामिति रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी से प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं कल कहीं आंसर की आ चुकी है, कहीं स्टूडेंट्स बोल चुके हैं कि सर इसके जो आंसर हैं वो क्या होने वाले हैं। अगर बात करें इसके ऑप्शन की तो ऑप्शन है कॉपियस लैक्रिमेशन, कॉपियस लार, जीरोप्थलेमिया और रथोंदी। अब देखिए दो तो ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन तीसरे और चौथे ऑप्शन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और जहाँ तक अगर विश्लेषण की बात करें, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हर क्वेश्चन का हम विश्लेषण करेंगे कि क्यों इसका आंसर ये होना चाहिए। देखिए जीरोप्थलेमिया जो है ये पूरा प्रोसेस है, विटामिन ए की कमी से अगर पशुओं में क्या डिजीज होती है, क्या काई के विकार होता है, तो जीरोप्थलेमिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा पेश किया है तोड़ मरोड़ के। प्रारंभिक लक्षण की अगर बात की जाए तो जीरोप्थलेमिया का जो प्रारंभिक लक्षण होता है वो रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। उसके बाद आपके कंजक्टिनल जोरोसिस होता है, कंजक्टिनल सूख जाते हैं और धीरे धीरे जो ये डिजीज है ये जीरोप्थलेमिया की तरफ बढ़ती है। इसके 4 से 5 स्टेजेस हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की जो प्रारंभिक लक्षण है कमी के वो क्या हो सकते हैं, तो वो आपके क्या हैं, वो रतौंधी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि अंडे में उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तमिलनाडु होगा। उसके बाद अगर अगली बात की जाए कि 25वां जो क्वेश्चन है बाजरे का टेस्ट वेट या परीक्षण भार कितना होता है, तो हम पहले इसी 2 वीडियो से पहले बात कर चुके हैं परीक्षण भार के बारे में। इसका स्पेशल वीडियो है, सभी क्रॉप के जो परीक्षण भार, बीज सूचकांक दोनों अलग अलग बताए गए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अगर यहाँ राइट आंसर की बात करें तो 5 से 7 ग्राम इसका परीक्षण भार होता है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो 5 ग्राम है, तो आपको 5 ग्राम राइट आंसर होना चाहिए। कुछ किताबों में या कहीं 5 से 7 ग्राम दे रखा है तो लड़के 8 ग्राम कराते हैं। हमें हाइयर सीमा पे नहीं जाना है, अगर ऑप्शन है तो हमें लोएस्ट सीमा पे रहना है, 5 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें इक्रिसेट क्या है। इक्रिसेट एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि ये भारत में स्थित है लेकिन इंटरनेशनल लेवल का ये संगठन कहलाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो सही होगा। उसके बाद बात करें कि निम्न में से कौन सा पौधा डायोसियस है या एक लिंगाश्रयी है, यानी ऐसा पौधा जिस पर एक पे मेल प्लांट होगा दूसरे पे फीमेल फ्लावर होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ऑप्शन बात की जाए तो खजूर और पपीते में दोनों में ये कंडीशन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अपने ऑप्शन में पपीता है तो पपीता इसका राइट आंसर होगा। अगली बात करें कि वर्तमान समय में आइसोप्रोट्यूरॉन के स्थान पर कौन सा शाकनाशी उपयोग कर रहे हैं। देखिए आइसोप्रोट्यूरॉन जो है फेलेरिस माइनर या पतली पत्ती के जो खरपतवार हैं उनकी रोकथाम के लिए काम आता है। तो अगर हम बात करें तो एट्राजीन, मेटसल्फ्यूरोन, सीमाजीन और 2,4-D, एट्राजीन, सीमाजीन और 2,4-D ये तीनों ही उपयोग नहीं किए जाते हैं। मेटसल्फ्यूरोन जो है आइसोप्रोट्यूरॉन की जगह उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेटसल्फ्यूरोन होने वाला। अगला जो क्वेश्चन है अंगूर में परिवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि है गुटी, हवाईदाब, कलाइकायन, कलम या इनार्चिंग। देखिए इसमें भी कुछ बच्चों के जो है
प्रिंट मिस्टेक आया था, कलम की जगह कहीं क ल ही या में मिस्टेक था। ऐसी कंडीशन जब आती है बाइलिंगुअल या दो भाषाओं में जब पेपर आता है तो आप हमेशा ध्यान रखें, हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश भाषा की तरफ कन्वर्ट होइए, क्योंकि हमेशा कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो अंग्रेजी भाषा के जो ऑप्शंस हैं उनको मान्य माना जाता है, उनको ऑथेंटिक माना जाता है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसमें कलम जो है वो राइट आंसर होगा, और कलम भी कौन सी अगर विशेष पूछ लिया जाता तो हार्डवुड कलम या कठोर कलम विधि इसमें उपयोग में ली जाती है, जबकि सेमी हार्डवुड कलम या अर्ध परिपक्व तना विधि जो है वो अनार में काम में ली जाती है। अगला ऑप्शन है केले का जो खाने योग्य भाग है वो क्या कहलाता है। कुछ आंसर्स की इसका एंडोकार्प बता रही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर्स होने वाला है वो मेसोकार्प होगा। अगली बात करें अगर कि रुमेन में अमोनिया और कुल वीएफए का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है, तो अगर हम बात करें कि इसकी बकरी भैंस भेड़ में से सर्वाधिक किसके लिए है तो गाय के लिए इसे सर्वाधिक माना जाता है, जो एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। फिर भी इसका जो आंसर है वो SKNAU यूनिवर्सिटी की जो अंतिम उत्तर कुंजी होगी वो मान्य होगा। ये मैं मेरा अपना जो विजुअल अपने जो व्यू है वो बता रहा हूँ। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे जाएं कि अगला क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र या NRC ऑन कैमल वो कहाँ पे है, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, आनंद में से ये कहाँ पे है। बीकानेर में एक जोड़बीन नामक स्थान है, वहाँ पर ये स्थित है। देखिए अगर जैसलमेर की बात करें सागर भोजका में एक्सीलेंस सेंटर है किसका, खजूर का। अगर जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ पर काजरी नामक इंस्टीट्यूट है, और अगर बात की जाए आनंद की तो ये अमूल जो दूध का जो सेंटर है ये यहाँ पर है, और बीकानेर में जोड़बीन नामक स्थान पर ऊंट अनुसंधान केंद्र है। अरहर की कम अवधि वाली किस्मों की बात की जाए तो प्रभात ICPL 151 और उपास UPAS 120 ये तीनों ही कम अवधि वाली किस्में हैं। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है और ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर 4 जाने की संभावनाएं हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो मैक्सिकन गेहूं के जो कोलिप्टाइल है उसकी जो लंबाई है वो कितनी मानी गई है या कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इसकी जो औसत कोलिप्टाइल लंबाई है वो होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद अगर बात करें सजावटी जो साइट्रस या सिट्रस पौधा है वो कौन सा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था। देखिए आजकल जो बोने सिट्रस हैं वो सभी सजावटी पौधों के रूप में काम में लेने लगे हैं, लेकिन हजारा एक सिट्रस प्लांट है। हजारा वो हजारा नहीं है जिसे हम मैरीगोल्ड या हजारे का फूल जिसे हम कहते हैं वो नहीं होके एक सिट्रस प्लांट है, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हजारा होने वाला है। उसके अगली बात करें कि मैंड्रिन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ऑप्शन इसके हैं सिट्रस ओरेंटिफोलिया जो नींबू का नाम है, सिट्रस रेटिकुलेटा इसका नॉर्मल या राइट आंसर होने वाला है। मैंड्रिन का अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो सिट्रस रेटिकुलेटा। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट है, फूल गोभी में ब्राउनिंग किसके कारण होती है, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग है वो बोरोन की कमी के कारण होती है। अगली बात करें अगर नत्रजन तो उसमें बटनिंग हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें मोनिब्लिनम तो विप्टेल रोग होता है, और जिंक की कमी से फूल गोभी में कोई रोग नहीं होता है, लेकिन धान का खेरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। तो इस ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो बोरोन की कमी से ब्राउनिंग होती है। अगला बात की जाए कंद या बल्ब के विकास के लिए इष्टतम तापमान, देखिए यहाँ पे किसी क्रॉप को मेंशन नहीं किया है, लेकिन कंद के ऑब्लिक में इन्होंने बल्ब लिख दिया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपको प्याज के लिए पूछ रहे हैं। अगर कंद या ट्यूबर बोल दिया जाता तो फिर वो आलू के लिए हो जाता, इस स्थिति में आपका आंसर बदल जाता। लेकिन अगर प्याज की बात की जाए तो 15 साढ़े 15 से 21 डिग्री टेम्परेचर आवश्यक होता है बल्ब निर्माण के लिए, कंद निर्माण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। अगली बात करें धान के पुआल या भूसा में पाचकता को बाधित करने वाला निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, लिग्निन, सिलिका, हेमिसेलुलोज और ऑक्सलेट। देखिए इन चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है जो पाचन में अफेक्ट करता है। देखिए जो धान का जो भूसा है या पुआल है ये लो प्रोटीन और हाई लिग्निन सिलिका प्रेजेंट होने के कारण ये पाचन में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ दिक्कत ये आती है हेमिसेलुलोज कहीं भी पाचन में प्रॉब्लम नहीं करता है। अब दोनों ही अधिकता, लिग्निन और सिलिका दोनों की अधिकता के कारण प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है कुछ लोग लिग्निन बताते हैं, कुछ लोग इसका राइट आंसर सिलिका बताते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका जो राइट आंसर मैंने जो मार्क किया वो सिलिका को क्यों किया। देखिए अगर विश्लेषण की बात करें तो तथ्यपूर्वक बात करेंगे। अगर बात की जाए लिग्निन की तो इसके जो भूसा है उसमें लिग्निन
लिग्निन होता है 5.5%। लेकिन अगर सिलिका के परसेंट की बात की जाए तो 15% जो है सिलिका प्रेजेंट होती है इस भूसे में, इसलिए ये आपके पशु को खाने में, पाचन में प्रॉब्लम करता है। अगर अब बात करें तो आप खुद देख लीजिए, आप खुद इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि क्यों इसका जो राइट आंसर है वो सिलिका होगा, क्योंकि 15% सिलिका पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर सिलिका जाने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह फिशरीज या मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान रखता है? तो ऑप्शन इसका है चेन्नई, कोची, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो कोची है। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के आए थे JET संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में। उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने विश्लेषण रूप में बताए हैं ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जेट के बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं वो भी इनको देखें, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो इनको नोट डाउन करें, और जितने विश्लेषणात्मक बात की है उनको सभी को नोट डाउन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ हेर फेर करके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो चैनल पर आप अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों ने पिछले जो वीडियो पे जो सपोर्ट किया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।